निवास स्वाभिमान महारैली में आज बहुत ही बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंचे हुए हैं और ये जो लड़ाई है ये किसी पार्टी की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनकी लड़ाई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। सर, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है ये लड़ाई हम देख रहे हैं कि 23 साल बाद ही सही किंतु हमारा युवा जागा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज का जो दिन है वो बड़ा पवित्र दिन है। उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की आज जयंती है और उनकी जयंती पर इस प्रकार का जन सैलाब, खुद के संसाधन लगाकर लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, घरों से निकले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जो इन मुद्दों पर जो रैलियाँ हुई है या आंदोलन हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो मात्रा होती थी वो महिलाओं की और बुजुर्ग जो हमारे आंदोलनकारी थे उनकी होती थी। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार युवा बड़ी मात्रा में सड़कों पर उतर कर आया है और बताया है। वो इसलिए आया है क्योंकि जो मूल निवास सीधा सीधा उनके रोजगार पर इफेक्ट कर रहा है। अगर उत्तराखंड का जो युवा है उसके लिए कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी बाहरी प्रदेश में जाकर वहाँ के सरकारी विभाग में समूह ग और घ के लिए नौकरी के फॉर्म भरें, उसको कोई अधिकार नहीं है। अगर हमें अधिकार नहीं है किसी दूसरे राज्य में, तो दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ कैसे अधिकार दे दिया कि तुम यहाँ के सरकारी विभागों के समूह ग और घ में तुम नौकरी करो? अधिकार तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो रोजगार को लेकर जितने भी शासनादेश उत्तराखंड में बने हैं उन शासनादेशों में ये लिखा गया है कि जो उत्तराखंड में सरकारी विभागों में समूह ग और घ की नौकरियां हैं उनमें उपयुक्त जो डॉक्यूमेंट है वो स्थायी प्रमाण पत्र है। अब जब इस स्थायी प्रमाण पत्र की जगह उन शासनादेशों में संशोधन होगा, जब ये लिखा जाएगा कि उत्तराखंड के सरकारी नौकरियों में समूह ग और घ की नौकरियों में जो स्थायी निवास की जगह मूल निवास अनिवार्य कर दिया जाएगा, तब हम अपने जो मूल निवासी है उनके रोजगार को बचा पाएंगे और कहीं ना कहीं जो बाहरी लोगों को रोजगार मिल रहा है वो हमारे लोगों को मिल पाएगा। ये मूल निवास से रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर बात भू कानून की करूँ, भू कानून भी सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भू कानून में आप देख लीजिए, चाहे वो हमारे जल, जंगल, जमीन जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों पर आज बाहरी लोगों का अधिकार हो चुका है और अगर हमारे संसाधन हमारे हाथ में नहीं रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे लोग यहाँ से पलायन करेंगे, हमारे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे और अगर बाहरी लोगों के पास इस प्रकार से संसाधन गए जो मूल निवासियों को मिलने चाहिए तो कहीं ना कहीं हमारा जो उत्तराखंड बनाने को लेकर जो एक परिकल्पना की गई थी, उत्तराखंड बनाने को लेकर जो एक अवधारणा थी वो अधूरी रह जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे संसाधन हमें लौटाए जाएँ। हमारे संसाधन हमारे पास अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को रोजगार दे पाएंगे, जो बेरोजगारी दर है उसको कम कर पाएंगे, अपने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे और साथ साथ अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत जब करेंगे तो प्रदेश मजबूत होगा और जिस अवधारणा की बात की जाती थी उस अवधारणा का एक उत्तराखंड हमें मिलेगा। किंतु ये भी एक सवाल है कि आज इस आंदोलन में वो लोग पहुंचे हुए थे जिन्होंने जो है इस राज्य को बनाया था और मैं सुन रही थी वो कह रहे हैं कि आज जो है हमें दुख होता है कि हमने इस राज्य को अलग क्यों बनाया, क्यों जो है हमने इस राज्य की मांग की। आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड के नागरिक के तौर पर कि उन लोगों को ये कहना पड़ रहा है जिन लोगों की बदौलत हमें ये राज्य मिला? देखिए, वास्तव में जिन लोगों के माध्यम से राज्य मिला, कहीं ना कहीं राज्य मिलने के बाद उन लोगों ने मौन धारण किया, वो लोग छिन्न भिन्न हुए। वो लोग जिस अवधारणा को लेकर उन्होंने बात कही थी, जो उनके जो परिकल्पना थी उसको लेकर वो राज्य मिलने के बाद वो छिन्न भिन्न हो गए। उन बातों को करना उन्होंने बंद कर दिया। परंतु ज़रूरत के हिसाब से अब जब उन्हें लगा कि वे राज्य गलत दिशा में जा रहा है, यहाँ के संसाधन हमारे पास नहीं है, यहाँ का रोजगार बाहर जा रहा है, यहाँ के तमाम चीज़ें हमारे अधिकार में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने आह्वान किया, उन लोगों ने पहल की। तो अगर वो पहल कर रहे हैं और अगर फिर से वो कह रहे हैं कि जो अवधारणा अधूरी रहेगी तो उसको पूरा करना है, तो उनके साथ साथ जो नवयुवक जो बड़ी संख्या में आज जुड़ा था वो उनसे सीख रहा है और वो अगर सीखेगा तो कहीं ना कहीं वो उनको याद करेगा कि उत्तराखंड बनाने को लेकर हमारे माताओं बहनों की अस्मिता के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया गया था। हमारे जो आंदोलनकारी थे उन्होंने कैसे 42 शहादतें दे दी थी। तो आज ज़रूरत है कि उत्तराखंड बनाने को लेकर, उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर जो आंदोलन अगर उसमें 42 शहादतें हुई, अगर आज राज्य बचाने की बात है तब तक जब तक ये राज्य
नहीं बच सकता। अगर शहादतें देने की बारी आई तो आज बचाने के लिए भी शहादतें देनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब जाकर हम इस राज्य को बचा पाएंगे। और उनके ही आशीर्वाद में, जिन लोगों ने राज्य लिया है उनसे सीख के, उनके आशीर्वाद में तो राज्य को ये नौजवान अपने हाथों में लेंगे और ज़रूर उस परिकल्पना और उस अवधारणा के एक राज्य को हम अपने पास लेंगे जब इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे और जब जीतेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो ये आंकड़ा आपने बताया कि जो है 42 लोगों की जो शहादतें गई थी, ये आंकड़ा वो है जो गिनतियों में आए हैं। कई आंकड़े ऐसे हैं जो गिनतियों में नहीं आ पाए। क्या लगता है कि आप बहुत देर से इस रैली में शामिल हुए हैं, क्या लग पा रहा है कि हमारी जो युवाओं की मंशा है, क्या ये लड़ाई आगे भी बरकरार रहने वाली है, या फिर आज आवाहन करने के बाद जो युवा यहाँ पर पहुँचे हैं इसी तरीके से आगे भी डटे रहेंगे? देखिए, 23 वर्षों से आंदोलन होते आए हैं, रैलियाँ होती आई हैं, आंदोलन हुए, चुनाव आते आते आचार संहिता लगने से पहले वो ठंडे बस्ते में जाने लगे। यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से परिपक्व होना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को एजेंडा आधारित जो राजनीति है, जिस प्रकार से एजेंडा आधारित राजनीति की जाती है, जैसे आज देहरादून के अंदर देख लीजिए 2 रैलियाँ हैं। एक वो रैली है जो उत्तराखंड की और उत्तराखंडियत को लेकर, उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर रैली है, और एक दूसरी ओर सत्ताधारी दल एक एजेंडे के तहत उस वास्तविक मुद्दों को दबाना चाहती है, उस एजेंडे से जिसका कोई कुछ मतलब ही नहीं है कि आज ही कोई ऐसी रैली करनी थी। बिल्कुल, हम भी तो सुबह से देख रहे थे कि जो है लोगों को जगह जगह रोका जा रहा था, नाकाबंदी करके जो है कई लोग टिहरी से आना चाह रहे थे, टिहरी से भी उन्हें रोका गया है। कई लोगों जो है आज देहरादून की जगह जगह पर ही रोका गया। देखिए, ये सत्यता है, जब जब सरकारों को डर लगा है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों ने, बुद्धिजीवियों ने, समाज सेवियों ने, लोक गायकों ने, लोक कलाकारों ने जब पहल की, जब आह्वान किया तो लोग घर से निकल कर आए। हमेशा भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जब ये लड़ाई निरंतर जारी रखनी है या निरंतर जारी रहेगी, तब यहाँ के समाज सेवियों को, लोक गायकों को, लोक कलाकारों को, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को, आंदोलनकारियों को पहल करनी पड़ेगी। तब जाकर यहाँ का युवा जुड़ेगा, मार्च शक्ति उठेगी, और तब जाकर इस राज्य की हम इस अस्मिता को, अस्तित्व को बचा पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश और प्रदेश के अंदर जब जब भी कोई महत्वपूर्ण मांगे उठी है, महत्वपूर्ण मुद्दे उठे हैं, वो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, भू कानून, मूल निवास, रोजगार, महंगाई का मुद्दा जो भी हो, उन मुद्दों को दबाने के लिए हमेशा से ही सत्ताधारी दल ने एक एजेंडे के तहत काम किया और एजेंडे को लेकर उन मुद्दों को दबाने की बात की है। पर चुनाव के दौरान एजेंडे आधारित राजनीति को समझना पड़ेगा, चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से परिपक्व होना पड़ेगा, और जो मुद्दे आधारित राजनीति है उसको हमें समझना पड़ेगा और उस आधार पर वोट करना पड़ेगा, और वोट बैंक आधारित जो राजनीति है उसको समझना पड़ेगा। तब हम अपने अस्तित्व और अस्मिता को बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे जो नीति नियंता है, जो हम विधानसभाओं के अंदर भेज रहे हैं, संसद के अंदर भेज रहे हैं, वो तो दूर दूर तक उनसे, इन मुद्दों से कोई नाता नहीं है, वो मौन है, तो वो कैसे हमारे लिए नीतियां बनाएंगे? वो आप देख सकते हैं। ऐसे लोगों को वो नीति नियंता की लाइन से बाहर करना पड़ेगा। हमारे लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तब जाके इस प्रदेश का भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी बिल्कुल, जो है आज राज्य आंदोलनकारी भी ये खुद कहते हैं कि हमने आंदोलन लड़ने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, किंतु राजनीति में जो है हम पीछे रह गए। और यही जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी कहा है कि हमें जो है राजनीति के तौर पे भी उत्तराखंड के लोगों को मजबूत होना पड़ेगा और उसी तरीके से जो है समझना पड़ेगा, तभी जाकर जो है हम अपने अधिकारों को वापस पा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365।